हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए 100% फ्री एजुकेशन लाता है। ये फ्री एजुकेशन जो आपको दी जा रही है, अगर हम 100% बोल रहे हैं तो 100% ही है। यानी कि यहाँ पर आप किसी भी क्लास में हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, यहाँ पर आइए, आप कोई भी वीडियो देख सकते हैं, कितने ही वीडियो देख सकते हैं, कितनी ही बार देख सकते हैं। इसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। यहाँ ऐसा नहीं है कि 2 वीडियो देखने के बाद आपसे बोला जाए कि आपको तीसरा वीडियो देखने के लिए कोई पेमेंट देना पड़ेगा। ना कोई कूपन लेना, ना कोई पैकेज लेना है और ना ही किसी तरह का कोई पेमेंट करना है। यहाँ पर आप सिर्फ आइए, अपनी जो भी प्रॉब्लम है स्टडी से रिलेटेड आप उनको पढ़िए और सारा सोल्यूशन लेकर आप यहाँ से जा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि किसी भी तरह का कोई पेमेंट नहीं दिया जाता है। साथ ही साथ आपको क्वालिटी कंटेंट, अच्छे टीचर्स के साथ एक्सप्लेनेशन, सभी कुछ दिया जाता है। तो यहाँ पर वीडियो में आपको हर एक चीज़ बढ़िया क्वालिटी के साथ मिल रही है। ये जितने भी वीडियोस हैं फ्री आपके, ये आपको यूट्यूब पे, हमारी वेबसाइट पे और हमारे ऐप पे, तीनों ही जगह फ्री मिल रहे हैं। तो इस फ्री वीडियो के लिए आपको सबसे पहले करना क्या है, या तो आप यूट्यूब पे आकर देख सकते हैं, या आप हमारी वेबसाइट यानी magnetbrains.com पे आकर देख सकते हैं, या आप हमारा ऐप जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तीनों जगह फ्री मिल रहा है। लेकिन जब आप हमारी वेबसाइट पर और हमारे ऐप पर आएंगे तो यहाँ पर हर एक चीज़ आपको सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज मिलेगी। कैसे? जैसे हम बुक उठाते हैं, कोई भी सब्जेक्ट की बुक उठाई तो हमने उसको ओपन किया तो हमें चैप्टर वाइज, फिर टॉपिक वाइज हर एक चीज़ हमें ये पूरा लाइन से मिलती है, पूरा एक सीक्वेंस से अरेंज रहता है। उसी तरीके से आपको हमारी वेबसाइट और ऐप पे भी ये सारी चीज़ें टोटली अरेंज मिलेंगी। आप यहाँ पर आइए, यहाँ पर आप अपनी क्लास सेलेक्ट कीजिए। क्लास सेलेक्ट करने के बाद सब्जेक्ट, फिर बुक सेलेक्ट करने के बाद आप जैसे ही ओपन करेंगे तो उसमें सारे चैप्टर्स आपको एकदम लाइन से मिलेंगे। जब आप चैप्टर पे क्लिक करते हैं तो उसके अंदर भी आपको सारी चीज़ें टोटली अरेंज, एक एक टॉपिक का अलग अलग वीडियो है। उसके बाद पैटर्न वाइज अरेंज है, यानी कि डिटेल एक्सप्लेनेशन है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन है, आपका कंप्लीट चैप्टर रिवीजन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी कुछ आपको टोटल सीक्वेंस से, लाइन से अरेंज मिलेंगे। इसके अलावा आपको जो भी आपके एग्ज़ाम या टेस्ट होते हैं या बोर्ड एग्जामिनेशन होते हैं, उन सभी की भी प्रिपरेशन कराई जाती है। उनके लिए आपके पास सैम्पल पेपर आते हैं, सैम्पल पेपर इशू किए जाते हैं, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए जाते हैं। रिवीजन के लिए हर एक टॉपिक को आपको अलग अलग से बताया जाता है और जितनी भी चीज़ें हैं आपको ट्रिक्स हैं, सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं। ये सभी कुछ आपको टोटली 100% फ्री मिल रहा है। तो इसका फ़ायदा उठाइए और अपनी पढ़ाई अच्छे से करिए। तो आते हैं आज के वीडियो पे। आज का वीडियो है हमारी क्लास 10th हिंदी कोर्स ए और बी दोनों के लिए। क्लास 10th में हमारे 2 कोर्स चलते हैं, हिंदी में ए और बी दोनों में ही लेखन कार्य आता है। तो उसमें लेखन कार्य में एक हमारा कॉमन है जो आपका ए और बी दोनों में आता है, वो है अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन में बहुत ज़्यादा एक कन्फ्यूज़न रहता है कि इसमें हमें लिखना कैसे है या कैसे करें। देखिए, अभी तक आप लोग निबंध लिखते आए, तो निबंध में जो चीज़ें होती हैं उसे हम अपने हिसाब से बहुत ज़्यादा बड़ा लिखते हैं। लेकिन अनुच्छेद लेखन लिखते समय हमें बहुत सारी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। पहली सावधानी ये रहती है कि जो भी टॉपिक है उसी के अंदर ही लिखना है। उसमें क्या लिखना है ये चीज़ आपको संकेत बिंदु में दिया रहता है। तो जो कुछ लिखना है वो संकेत बिंदु के आधार पर लिखना है, वर्ड लिमिट्स के अंदर लिखना है और इसमें जैसा भी टॉपिक दिया गया है उसको उसी के अकॉर्डिंग हमें करना पड़ता है। आज का जो वीडियो हम लेकर आए हैं, अनुच्छेद लेखन का व्याख्या और कुछ उदाहरण यानी कि प्रश्नोत्तर लेकर आए हैं। इनको इसमें हम समझेंगे कि अनुच्छेद लेखन क्या होता है, इसको करते समय क्या सावधानी हमें करनी है, साथ ही इसमें किस पोर्शन के लिए आपको कितने मार्क्स मिलेंगे और साथ ही हम इसके पूरे प्रारूप के साथ 2 उदाहरण भी लाए हैं। तो शुरू करते हैं और समझते हैं। तो आज का हमारा जो है वो है अनुच्छेद लेखन, व्याख्या एवं प्रश्नोत्तर। तो सबसे पहले जो हमारे पास में आ रहा है, देखिए क्या है, अनुच्छेद लेखन क्या होता है। अनुच्छेद लेखन को लघु निबंध भी कहा जाता है। तो अब निबंध तो आप पहले से लिखते आए, पर निबंध उसमें क्या होता था, तो बहुत बड़े बड़े लिखते थे। अब आपको लघु निबंध यानी कि छोटा लिखना होगा। अब निबंध जो हम लोग लिखते थे पहले, जो आते थे हम लोग के 8th तक आए हैं, उसमें 200 से 250 वर्ड्स तक हम लोग को निबंध लिखने होते थे। निबंध हमें कितने उसमें होता था, निबंध होता था आपका 200 से 250 तक, जबकि अनुच्छेद जो है वो कितने में होता है। अनुच्छेद हमें जो लिखना पड़ता है वो आप 100 to 120 वर्ड्स के बीच में लिखते हैं। तो अब देखिए कितना फर्क है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, लघु निबंध। क्या कहते हैं,
लघु निबंध, क्योंकि उसी निबंध को हम छोटा कर देते हैं। इसमें सीमित शब्दों का प्रयोग सुगठित एवं समग्र दृष्टिकोण से किया जाता है। शब्द संख्या सीमित होने के कारण लिखते समय थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। अब इसमें क्या होता है, कम शब्दों में एक तो लिखना है हमें, और दूसरा चीज उसमें जितना भी हमको लिखना है वो सब उसी के अंतर्गत आ जाना चाहिए। कम शब्दों में सारी चीजें, समग्र सुगठित मतलब सारी चीजों को बांध के और सारा ही जितना पूछा गया सब कुछ मिलाकर लिखना है। अब कम शब्दों में है इसलिए हमें सावधानी बरतनी पड़ती है। निबंध और अनुच्छेद लेखन में मुख्य अंतर यह है कि जहां निबंध में प्रत्येक बिंदु को अलग अलग अनुच्छेद में लिखा जाता है, वहीं अनुच्छेद लेखन में एक ही परिच्छेद यानी पैराग्राफ में प्रस्तुत विषय को सीमित शब्दों में प्रस्तुत किया जाता है। अब क्या होता है, निबंध में जैसे कई सारी हेडिंग्स होती हैं, किसी चीज का लाभ है, हानि है, बचाव है, फिर उपसंहार है, तो इन्हें हम सब अलग अलग पैराग्राफ में एक्सप्लेन करते हैं। निबंध में यही करते थे, लेकिन अनुच्छेद लेखन में क्या करते हैं कि जितनी भी चीजें हमें बतानी है वो सब हमें एक ही पैराग्राफ में लिख देनी है। ये ध्यान के, और चूंकि सारी चीजें एक पैराग्राफ में लिखनी है तो जाहिर सी बात है वो छोटा हो जाएगा। तो निबंध और अनुच्छेद में एक ये बेसिक फर्क होता है। इसके अतिरिक्त निबंध की तरह भूमिका, मध्य भाग एवं उपसंहार जैसा विभाजन अनुच्छेद में करने की आवश्यकता नहीं होती है। निबंध में देखिए हर एक चीज को हम अलग अलग विभाजित करते हैं, लेकिन अनुच्छेद में हम ये चीज नहीं कर सकते। कारण क्या है, सिर्फ वही कारण है क्योंकि यहाँ पर हमारी लिमिट सीमित है। अनुच्छेद में, निबंध में तो हम बहुत सारे वर्ड्स हम लिख सकते हैं, अनुच्छेद में क्या है, कम हो गया। तो अब अगर हम प्रारंभ, मध्य और उपसंहार अलग अलग कर देंगे तो क्या होगा, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। भूमिका है, मध्य भाग है और उपसंहार, अगर हमने तीनों चीज़ों को अलग अलग किया तो ये वर्ड लिमिट बढ़ जाएगी। तो इसलिए हमें अगर थोड़ी कम वर्ड लिमिट में ही करना है तो ये सारी चीज़ें हमें एक ही में ही मर्ज करनी पड़ती हैं। अब अनुच्छेद लेखन में ध्यान रखने योग्य बातें, अब इसको लिखते समय हमें क्या बात ध्यान रखनी है ये देखना है, क्योंकि बहुत एक तो कम वर्ड लिमिट होने के चक्कर में बहुत सारी मिस्टेक हो जाती है हम लोगों से। अब अगर ध्यान हम लिखते समय पहले ही कर लेंगे तो वो सारी गलतियों से हम बच जाएंगे। पहला क्या है, यदि परीक्षा में अनुच्छेद लेखन के लिए संकेत बिंदु दिए गए हैं तो सबसे पहले इन बिंदुओं को समझ लेना चाहिए और उन्हीं बिंदुओं के आधार पर विषय को स्पष्ट करना चाहिए। अब आपके पास जो अनुच्छेद लेखन आता है उसमें विषय बिंदु दिया रहता है, जो भी आपको अंदर लिखना है। सबसे पहले तो एक टॉपिक दिया रहता है, फिर उसके बाद संकेत बिंदु दिए रहते हैं। तो अब आपको ये चीज़ बता दी गई है कि आपको अंदर अनुच्छेद में लिखना क्या है, यानी कि जितनी भी चीज़ दी गई है वो सभी कुछ आपको वो छोटे से पैराग्राफ में आ जानी चाहिए। तो इतना आप सबसे पहले तो जो हेडिंग्स दी गई हैं, जो भी 3 या 4 बिंदु दिए गए हैं, उन्हें पहले आप अच्छे से समझ लो। जब आप अच्छे से समझ लोगे फिर उसके बाद उन सभी को सुगठित करके यानी कि आपस में मिला के आपको वहां पर लिखना है। फिर अनुच्छेद लेखन में उदाहरण अथवा दृष्टांत के लिए कोई स्थान नहीं है, आवश्यकता होने पर उनकी ओर संकेत कर देना पर्याय। अब अनुच्छेद लेखन में बहुत सारे जैसे होते हैं, सत्य परम धर्म है, तो अब सत्य के लिए आप क्या बोलोगे, राजा हरिश्चंद्र जी की कहानी हम वहां नहीं लिख सकते, क्यों यहाँ पर दिया। परमार्थ के लिए हम दधीची की पूरी कहानी नहीं लिख सकते, हम क्या है सिर्फ इंडिकेट कर सकते हैं कि सत्य के लिए जो है राजा हरिश्चंद्र जी ने जो है ना अपना परिवार, राज त्याग सभी त्याग दिया था, हम ये बोल सकते हैं। परमार्थ के लिए दधीची ने अपने शरीर का त्याग कर हड्डियों का दान दिया था, हम सिर्फ इतना लिख सकते हैं, लेकिन हम पूरी कहानी नहीं लिख सकते क्योंकि पूरी कहानी लिखने में ही वर्ड लिमिट पूरी हो जाएगी। तो हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, हम संकेत कर सकते हैं उस व्यक्ति की तरफ। हम अगर पूरी घटना या पूरी कहानी को हम उसके अंदर मेंशन नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद लेखन के विषय को इस प्रकार लिखना चाहिए कि संपूर्ण विषय 10 से 15 वाक्यों या 80 से 100 शब्दों में पूर्ण हो जाए। तो सबसे पहले आपको पता है कि आपको करना क्या है, जो भी आप राइटिंग लिखोगे, जैसे भी आप लिखते हो, उसमें आपको ध्यान रखना है कि पूरा अनुच्छेद ज़्यादा से ज़्यादा 15 वाक्यों में कंप्लीट हो जाए, क्योंकि 15 वाक्यों में आपका 80 से 100 शब्दों की लिमिट पूरी हो जाएगी। लेकिन कभी कभी 120 शब्द भी रहते हैं तो आप एक वाक्य और बढ़ा सकते हो, मगर ज़्यादा नहीं बढ़ाना। ये वर्ड लिमिट पे डिपेंड करता है। मान लीजिए आपका 100 to 120 वर्ड्स है तो आप 15 का 16 सेंटेंस कर सकते हो, यानी कि टोटल आपका जो अनुच्छेद रहेगा वो आपका कितने में रहता है, आपको 15 वाक्यों के अंदर कंप्लीट करना है, जो आपके 80 से 100 शब्द हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट आते हैं, विषय के विभिन्न पक्षों पर विचार करने के उपरांत महत्वपूर्ण पक्षों का चुनाव कर उनकी चर्चा करनी चाहिए। अब वहां पर देखिए कई विषय दिए रहते हैं। अब आपके पास जब अनुच्छेद लेखन आप करते हो
तो कम से कम 3 ऑप्शंस तो रहते हैं। अब 3 ऑप्शन में कौन सा ऐसा विषय है, जो भी 3 ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। सबसे पहली बात, जब आप बहुत अच्छे से जिस विषय को लिख सकें, पूरे अच्छे से पहले विचार कर लो, सोच लो, फिर उसी विषय को चयन करो जिसके बारे में आप अच्छी नॉलेज रखते हो और ज़्यादा अच्छे से लिख पाओगे। तो बहुत सोच विचार के अनुच्छेद लेखन के विषय का चुनाव करना चाहिए। अनुच्छेद लेखन में ध्यान रखने योग्य बातें और क्या है, देखिए, जहां तक संभव हो वाक्यों को छोटा तथा सरल रखिए। बहुत लंबे लंबे वाक्य आपको नहीं लेने हैं, भाषा सरल होनी चाहिए। कुछ अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं जिनके लिए आप जो है समास है या पर्यायवाची शब्दों को इस्तेमाल करें। तो शब्द आप अच्छे ले लीजिए, लेकिन सरल होने चाहिए और वाक्य छोटे होने चाहिए। विषय की प्रस्तुति प्रभावपूर्ण, कलात्मक और संक्षिप्त होनी चाहिए। जो भी विषय आप लिख रहे हो अनुच्छेद लेखन में, उस विषय की जो भी प्रस्तुति करोगे उनमें ऐसे शब्दों का चयन करो कि सामने वाले पढ़ने वाले के ऊपर प्रभाव पड़े, वो बात ये चीज़ स्वीकार करने के लिए मान्य हो जाए जो आप अनुच्छेद लेखन में बोल रहे हैं। और बहुत ही कलात्मक, यानी कि यहाँ पर शब्दों का चयन बहुत अच्छे से करिए। फिर दूसरी बात, संक्षिप्त होना चाहिए। बहुत लंबा डिटेल में घुमा फिरा के आपको नहीं देना है, क्योंकि वर्ड लिमिट नहीं है, इसलिए आपको वो चीज़ छोटे में ही लिखनी है। विषय की सभी प्रमुख बिंदुओं का समावेश अवश्य होना चाहिए। तो जो भी विषय आप अनुच्छेद लेखन के लिए ले रहे हैं उसमें जितने भी संकेत बिंदु दिए गए हैं वो सारी चीज़ें उस विषय के अंदर आप कंप्लीट कर लेंगे। कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो आप छोड़ देंगे। अगर आपने छोड़ा तो फिर आपका अनुच्छेद अधूरा रह जाएगा। फिर आते हैं, अनुच्छेद के अंत तक विषय का निष्कर्ष पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए। यानी कि जो भी अनुच्छेद आप लिख रहे हो उसके अंत तक जो है, जो भी विषय आप ले रहे हो उसका निष्कर्ष निकल कर जरूर आना चाहिए। अगर कोई समस्या है, कोई मत है, कुछ भी है, तो वो आखिरी 2 लाइनों में आप उसके निष्कर्ष को पूरी तरीके से अपने शब्दों में व्यक्त कर देंगे। चाहिए विषय से संबंधित प्राप्त होने वाले संदेश आदि का भी उल्लेख किया जाना चाहिए। अगर कोई विषय ऐसा है जिसमें आप कोई संदेश दे सकते हैं तो उसे लास्ट 2 लाइन्स में भी आप दे सकते हैं। निष्कर्ष तब निकालते हैं जब कोई समस्या हो, तब हम निष्कर्ष निकालते हैं। अगर कोई ऐसा हम पढ़ रहे हैं जिसमें हम संदेश दे सकते हैं तो लास्ट 2 लाइन में आप उसका संदेश दे दोगे। फिर आते हैं, मुहावरों तथा लोकोक्तियों का प्रयोग अनुच्छेद को शक्ति प्रदान करता है तथा भावाभिव्यक्ति को प्रभावशाली बनाता है। तो अगर अनुच्छेद में आप मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग करते हैं तो ये बहुत ही प्रभावशाली इफेक्ट छोड़ेगा। ठीक है, लोगों के ऊपर जब बाकी लोग पाठक आपके अनुच्छेद को पढ़ेंगे तो वो बहुत ही अच्छा कि हाँ, इस बच्चे का जो है वो भाषा पे अच्छा, व्याकरण पे अच्छी पकड़ है, ये चीज़ लोगों के ऊपर प्रभाव छोड़ेगा। इसलिए उसमें आप सारे मुहावरे और लोकोक्तियों का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे क्या होगा, आप जो बात कहना चाहते हैं कम शब्दों में ज़्यादा बातों को बयां भी कर पाएंगे। अब आते हैं प्रश्न की प्रकृति। आखिर ये प्रश्न आपसे पूछा क्या जा रहा है और कैसे पूछा जा रहा है, इसका अंक विभाजन कैसा रहेगा, सभी कुछ देखिए क्या है। इस प्रश्न में समसामयिक एवं व्यवहारिक जीवन से जुड़े विषयों पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर 3 में से किसी एक विषय पर 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखने को दिया जाता है। तो अब क्या होता है, जो ये विषय आपके सामने प्रस्तुत किए जाते हैं ये या तो समसामयिक होते हैं, यानी कि अब जैसे अभी का समय है तो आजकल समाज में जिस भी बात पर चर्चा हो रही है या कोई समस्या है उस पर संबंधित आपको एक विषय दिया जा सकता है या व्यवहारिक दिया जा सकता है। जैसे कि आप बोल सकते हैं अनुशासन, ये आपके व्यवहार में होना चाहिए, परोपकार, मनुष्यता, ऐसे कुछ टॉपिक दिए जा सकते हैं जो हमारे व्यवहार से जुड़े हों। तो ये जो है जिस समय आप हो उस समय समाज में जो समस्याएं हैं वो आप इंडिकेट कर सकते हो या आपके व्यवहार से संबंधित कोई विषय आ सकता है। ये जो भी विषय दिए रहेंगे इसमें एक विषय आपको बहुत अच्छे से चुनना है जिस पर आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, वो आप चुनोगे। ये आपको लिखना होता है 80 से 100 शब्दों के बीच में, जिसके लिए आपको 5 या 6 अंक मिलते हैं। तो मतलब मैक्सिमम 5 मार्क्स मिलते हैं। अनुच्छेद लेखन के आधार पर विभिन्न प्रासंगिक विषयों पर विद्यार्थियों की तर्कसंगत विचार प्रकट करने की क्षमता को परखा जाता है। आखिर अगर ये अनुच्छेद लेखन आपको दिया जा रहा है तो आखिर आपके बारे में ये क्या जानने की कोशिश, जैसे बुक्स के क्वेश्चन आते हैं तो ये इसलिए दिए जाते हैं, ये देखा जाता है कि स्टूडेंट्स ने बुक्स को कितना अच्छे से पढ़ा है और कितने अच्छे से आंसर दे सकता है। लेकिन अनुच्छेद लेखन हमें देकर हमारी किस चीज़ को परखा जाता है, वो है कि जो भी विषय दिए जा रहे हैं उस पर हम कितना अच्छा तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं, हम उसके बारे में कितनी अच्छी नॉलेज रखते हैं और उसी के आधार पर हम उसके ऊपर कितना अच्छा तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके अनुच्छेद लेखन से परखी जाती हैं।
अब आते हैं अंक योजना। अंक योजना क्या है? अब ये आपको अंक जो मिलते हैं, जैसे कि हमने बोला कि इसके लिए आपको 5 अंक मिलेंगे। तो जब आप अनुच्छेद लिखते हैं तो उसके जो प्रारंभ की जो लाइनें हैं, यानी कि आप शुरुआत कैसे कर रहे हो और उसका समापन कैसे कर रहे हो, इसके लिए आपको 1 अंक मिलता है। तो प्रारंभ के लिए मान लीजिए आपको आधा अंक मिल रहा है और समापन के लिए आपको आधा अंक मिल रहा है। तो हाफ मार्क्स प्रारंभ के लिए, हाफ समापन के लिए, तो ये 1 अंक पूरा ये हो जाएगा। फिर जो भी आप उसके बाद लिखते हो, प्रारंभ और अंत के बीच में जो भी विषय वस्तु लिखोगे, जितना भी पॉइंट्स दिए गए हैं, उसके लिए आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। तो 4 मार्क्स तो आपके ये रिटन के लिए हो गए। अब बचा 1 मार्क्स। तो 1 मार्क्स जो है भाषा की शुद्धता एवं प्रस्तुति के लिए दिया जाएगा। भाषा, कितनी अच्छी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। भाषा यानी कि जो आप लिख रहे हो उसमें भाषाई जो व्याकरण इस्तेमाल कर रहे हो, जो भी है वो शुद्ध होना चाहिए। आपकी लैंग्वेज में शिष्टता होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें। और प्रस्तुति का ध्यान रखा जाता है कि कितनी अच्छी तरीके से नीट एंड क्लीन और फॉर्मेट के साथ आप प्रस्तुत करते हो। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि मान लीजिए आपका क्वेश्चन यहाँ ख़त्म हुआ और आपने यहाँ से अनुच्छेद लिखना शुरू कर दिया। बिल्कुल ऐसे नहीं। अनुच्छेद के लिए हमेशा न्यू पेज लिया करो एग्जाम में, ये ध्यान रखना, ठीक है। और बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से एकदम बढ़िया से, जैसे आपने स्टार्टिंग के लिए एक पैराग्राफ चुना, समापन के लिए एक पैराग्राफ चुना और मिडिल के लिए आपने एक पैराग्राफ चुना। तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं कि आप कैसे अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हो अपने को, ठीक है। तो ये हो गया अंक योजना और उसके लिए आपको मिल जाएगा 1 अंक, यानी भाषा शुद्धि के लिए आपको आधा अंक मिलेगा और प्रस्तुति के लिए आधा अंक मिलेगा। अनुच्छेद लेखन का प्रारूप। अब हम एक फॉर्मेट हम दे रहे हैं, अब उसको देखिए कि वो कैसे लिखा गया है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मार्क्स आपको कैसे मिल रहे हैं, कौन से पॉइंट्स को हम कितने हद तक कवर कर सकते हैं। दिए गए संकेत बिंदु के आधार पर अनुच्छेद लिखिए। तो टॉपिक है जीवन संघर्ष है, स्वप्न नहीं। तो अब आपका ये क्या है? अब ये देखिए एक व्यवहारिक विषय है, आपके व्यवहार में ये सारी चीज़ें। हम देखते हैं कि हमने कोई स्वप्न देखा है, कोई चीज़ हम ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। आप हकीकत है इसमें कितनी चीज़ें कर सकते हैं उन पे। तो यहाँ पर आपको टॉपिक दे दिया जीवन संघर्ष है, यानी कि जितनी आप मेहनत करेंगे उतना ही फल मिलेगा। बैठे बैठे स्वप्न से आपको चीज़ें सफल नहीं होती हैं। अब ये इसको आपको 3 संकेत बिंदुओं में एक्सप्लेन करना है। पहला संकेत बिंदु है जीवन संघर्ष का दूसरा नाम है। तो पहला स्टार्टिंग जहाँ से आपको करेंगे वहाँ पर आपको ये एक्सप्लेन करना है कि जीवन संघर्ष का दूसरा नाम है। फिर दूसरा आते हैं जीवन गतिशील एवं बाधाओं से पूर्ण है। जीवन हमेशा निरंतर चलता रहता है, वो किसी के लिए रुकता नहीं, बैठता नहीं, थमता नहीं, हमेशा चलता रहता है, इसलिए गतिशील है। और इनमें हमेशा सबकी लाइफ में बाधाएं आती रहती हैं, चाहे छोटा सा 1 महीने का बच्चा हो या 2 दिन का बच्चा हो, आप हो, कोई बड़े मम्मी पापा हो या दादा दादी हो, तो सबकी उम्र में अपने हिसाब से कोई ना कोई बाधाएं आती ही रहती हैं। स्वप्न असत्य है जबकि जीवन सत्य है। अब यहाँ पर जो चीज़ें हम सपना देखते हैं वो जाहिर सी बात असत्य है, वो हमारी रियल लाइफ में नहीं है, लेकिन जो जीवन में हम कार्य कर रहे हैं वो सत्य है, ये बात है, ठीक है। अब इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? मैंने क्या बोला था आपको, स्टार्टिंग के लिए और समापन के लिए हाफ मार्क्स मिलेगा। तो देखिए स्टार्टिंग हम यहाँ लेकर आए जिसके लिए आपको आधा अंक मिल रहा है। ये क्या है? मनुष्य का जीवन वास्तव में सुख दुख, आशा निराशा, खुशी दर्द आदि का मिश्रण है। यह ना तो केवल फूलों की सेज है और ना ही कांटों का ताज है। वस्तुतः जीवन एक अनवरत संघर्ष का नाम है। तो यहाँ पर जो दिया जा रहा है क्या, देखिए क्या है, पहला हमारा जो टॉपिक था जीवन संघर्ष का दूसरा नाम है। तो इसको हमने स्टार्टिंग में ये आधे मार्क्स के लिए जो पहला हमारा था वो हमने एक्सप्लेन कर दिया। तो ये स्टार्ट किया और इसके साथ ही हमारा क्या, हमने आधा मार्क्स किया। अब उसके बाद जो हम विषय वस्तु लिख रहे हैं जो, उसके लिए हमें क्या मिल रहा है, 3 नंबर मिल रहे हैं। जो अंदर का जो हम विषय वस्तु लिखेंगे उसके लिए हमें कितना मिलेगा, 3 मार्क्स मिलेंगे। अब इसके अंदर बचे हुए हमारे दोनों पॉइंट्स कवर होने हैं। जो 2 पॉइंट्स बचे हैं ना, जो हमारे 2 संकेत बिंदु हैं वो क्या थे, जीवन गतिशील एवं बाधाओं से पूर्ण है और दूसरा है स्वप्न असत्य है जबकि जीवन सत्य है। ये दोनों को हम कवर करेंगे। फिर समापन के लिए हम अपनी तरफ से कुछ निष्कर्ष को जोड़ेंगे।
देखिए क्या है, जीवन की तुलना एक प्रवाहमान नदी से की जा सकती है। अब शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, हम बहती हुई नदी की जगह हमने क्या दे दिया, प्रवाहमान गति से, नदी से। जिस प्रकार एक सरिता अविरल बहती रहती है, समुद्र में लहरें सदा गतिशील रहती हैं, वायु एक क्षण के लिए भी नहीं रुकती, सूर्य चंद्रमा तारे सभी अपने अपने नियत समय पर उदित एवं अस्त होते हैं, ठीक उसी प्रकार जीवन की गति भी अविरल है। यानी कि जब प्रकृति, अब यहाँ पर क्या चीजें ऐसी हैं जो निरंतर होती रहती है, हमने उसका उदाहरण देते हुए बता दिया कि जीवन भी उसी तरह अविरल है, यानी कि वो भी हमेशा चलता रहता है। समय के साथ साथ आगे बढ़ते रहने की प्रबल मानवीय लालसा ही जीवन है। हम सारी चीजों के साथ आगे बढ़े और हर एक चीज को पाने की जो लालसा रहती है हमारे भाई, जब तक हम टारगेट डिसाइड नहीं करेंगे तब तक हम चलना शुरू नहीं करेंगे। तो उस चीज को पाने की जो लालसा है वो हमारे जीवन को हमेशा गतिशील रखती है। इस अविरल गति से प्रवाहमान जीवन में अनेक ऊंचे नीचे रास्ते आते हैं, अनेक बाधाएं आती हैं। इन्हीं बाधाओं से संघर्ष करते हुए जीवन आगे बढ़ता रहता है। यही कर्म है, यही सत्य है। जीवन में आने वाली बाधाओं से घबराकर रुक जाने वाला या पीछे हट जाने वाला व्यक्ति कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। यानी कि हमारे जीवन में जब हम हैं तो यहाँ पर क्या होगा, बहुत सारे हडल्स आते हैं, बहुत सारी परेशानियां आती हैं। तो इन हडल्स को या इन बाधाओं को पार करके आगे बढ़ते रहना ही जीवन है। और अगर हम इन बाधाओं से हटकर कहीं रुक गए, बैठ गए कि अब हम नहीं जाएंगे, तो फिर इस तरीके से जीवन नहीं करता, हम अपना टारगेट या अपने जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जीवन सत्य है जबकि स्वप्न असत्य, स्वप्न काल्पनिक है। यहाँ पर क्या है, जबकि स्वप्न असत्य और स्वप्न काल्पनिक है। तो हम क्या, जो सपने देखते हैं वो एक्चुअल में नहीं होते, वो सिर्फ हमारी कल्पना शक्ति, हमारे मन में, दिमाग में होते हैं, अयथार्थ है, यानी कि वो वास्तविकता में नहीं होते हैं। स्वप्न का महत्व केवल वहीं तक है जहां तक वह मनुष्य के जीवन को आगे बढ़ाने में प्रेरक है। मतलब ऐसा कोई सपना हमें देखना जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरक करे। मान लीजिए आपने ये अपना स्वप्न देखा है कि हम 99% मार्क्स लेकर आएंगे, तो ये आपका टारगेट है और ये आपको आगे बढ़ने में सहायक कर रहा है। स्वप्न तभी तक सही है, इसके अलावा स्वप्न किसी कार्य के नहीं होते। मनुष्य स्वप्न के माध्यम से ही ऐसी कल्पनाएं करता है जो अयथार्थ होती है। मतलब हम ऐसे सपने देखते हैं जो हम अपनी वास्तविक जीवन में नहीं कर सकते, मोस्टली हम वही सपने देखते हैं। लेकिन उस काल्पनिक लोक को वह अपने परिश्रम, उमंग एवं दृढ़ इच्छा शक्ति से यथार्थ में, वास्तविकता में परिवर्तित कर सकता है। अगर मनुष्य के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो जो है अपने जो भी उसने कल्पना करी है या जो भी सपना देखा है उसे अपने रियल जीवन में पूर्ण कर सकता है, इतना हो सकता है। मगर स्वप्न जो है वो असत्य होते हैं, लेकिन उसको सत्य करने के लिए मनुष्य को संघर्ष करना पड़ता है। वास्तविक जीवन एक कर्तव्य पथ है। कर्तव्य पथ में यानी कि हमें काम करना है, जिसके मार्ग में अनेक शूल बिखरे हैं, यानी कि बाधाएं, शूल मतलब कांटे होते हैं। तो ये एक ऐसा पथ है जिसमें बहुत सारे कांटे हैं, अर्थात मुश्किलें हैं। लेकिन मनुष्य की इच्छा शक्ति या दृढ़ संकल्प उन बाधाओं और कांटों की परवाह नहीं करता और उन्हें रौंद कर आगे निकलता है। यानी कि हमारी जो दृढ़ इच्छा शक्ति है, परिश्रम करने की जो शक्ति है, वो हमें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। तो यहाँ पर यह है कि जो भी हम सपने देख रहे हैं उसे हम रियल लाइफ में पूर्ण कर सकते हैं, लेकिन अपने परिश्रम और दृढ़ निश्चय के बल पर। अब ये विषय वस्तु हो गया जिसके लिए आपको यहाँ कितना 3 मार्क्स मिल रहा है। फिर उसके बाद हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हमने बताया था जो हमारा प्रारंभ आधे नंबर का हो गया था, अब समापन जो आएगा वो उसके लिए हमें हाफ मार्क्स मिलेंगे। देखिए अब हमने समापन के लिए आपसे क्या बोला था, यहाँ पर 2 लाइन का निष्कर्ष आपको अपनी तरफ से लिखना है। तो पहला जो संकेत बिंदु था वो हमने जो है प्रारंभ में कर दिया, बचे हुए 2 संकेत बिंदु हमने क्या कर दिए, वो हमने विषय वस्तु में दे दिए। तो अब समापन में क्या लिखना है, तो हर समापन में हमें आपको निष्कर्ष या संदेश देना पड़ता है। तो अब जैसे ये वाला जो हमारा था जीवन संघर्ष है, स्वप्न नहीं, तो यहाँ पर जो ये हमारा विषय था इसमें हम क्या कर सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो निष्कर्ष हमने देखिए क्या निकाला है, जीवन संघर्ष की लंबी साधना है। यह संघर्ष तब तक बना रहता है जब तक मनुष्य के शरीर में सांस चलती रहती है, संघर्ष से बचा नहीं जा सकता। तो निष्कर्ष क्या है कि हमारा जीवन जब तक है तब तक हमें संघर्ष करना ही करना है। हम जब तक जीवित हैं तब तक हम संघर्ष करते रहेंगे। तो इसको हमने समापन करके, और ये हमारा हाफ मार्क्स का हो गया। अब बचे 1 मार्क्स।
भाषा की शुद्धि और प्रस्तुति, तो प्रस्तुति हमने आपको बता दी कि किस तरीके से करना है, तो हाफ मार्क्स उसके मिल गए। फिर भाषा भी आपको पूरी शिष्टाचार के साथ करनी है, ऐसी अच्छी करिए कि भाई पढ़ने वाला इंप्रेस हो, तो उसके लिए आपको मिल गए हाफ मार्क्स। तो भाषा की शुद्धता और प्रस्तुता के लिए आपको 1 अंक यहाँ पर मिल गया। तो ये एक प्रारूप था जो मैंने आपको बता दिया कि इसको आप किस तरीके से करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, इसी तरीके से आपको जब भी संकेत बिंदु दिए जाएं उसी के हिसाब से काम करना है। और एक चीज़, हाँ, संकेत बिंदु को कहीं भी हमने हेडिंग की तरह इस्तेमाल नहीं किया, तो ये गलती मत करना कि उसे हेडिंग बना देना। हेडिंग निबंध में जाती है, अनुच्छेद लेखन में वो जो संकेत बिंदु हैं हेडिंग की तरह इस्तेमाल नहीं होते हैं। अब हम यहाँ पर कुछ उदाहरण देखेंगे। हमने जैसे अभी प्रारूप देखा, इस तरह यहाँ पर हम 2 उदाहरण लेकर आए हैं जहाँ पर हम आपको समझा रहे हैं कैसे आप लिख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या है, पहला जो हमारा विषय दिया है, दहेज प्रथा एक अभिशाप। क्या दिया है? दहेज प्रथा एक अभिशाप। अब इसके लिए जो संकेत बिंदु दिया गया है वो है सामाजिक समस्या, रोकथाम के उपाय और युवकों का कर्तव्य। अब आपको सबसे पहले बताना है कि दहेज प्रथा एक सामाजिक समस्या है, पहले आपको ये एक्सप्लेन करना है। फिर उसके बाद आप आ जाओगे कि इसको कैसे रोका जा सकता है, क्योंकि एक कुप्रथा है तो इसे हमें रोकना ही रोकना है, तो कैसे रोकेंगे। और जो युवक हैं, यानी कि जो लोग शादी कर रहे हैं, युवक हैं, तो वही तो शादी के दौरान दहेज लेते हैं, तो इनमें युवकों का क्या कर्तव्य बनता है वो आपको बताना है। चलिए देखें, शुरू करें। सबसे पहले, दहेज एक छोटा सा शब्द है किंतु बहुत ही कष्टदायी है, क्योंकि यह एक कुप्रथा के रूप धारण कर चुका है। यह फूल के साथ जुड़ा हुआ कांटा है। कन्या के विवाह पे माता पिता द्वारा उसे दिए जाने वाले धन को दहेज कहते हैं। तो आपने स्टार्टिंग में यहाँ पर बता दिया कि दहेज क्या होता है। फिर उसके बाद आते हैं, अब हम विषय वस्तु पर आ गए। प्रारंभ में दहेज कन्या के परिवार द्वारा स्वेच्छा से अपनी बेटी को दिया जाता था, इच्छा से माँ बाप देते थे, किंतु दुर्भाग्यवश आज इसका विकृत रूप ही समाज में दिखाई दे रहा है। अब क्या है, वर पक्ष जो है ना मुंह खोल के मांगता है कि हमें ये चाहिए। पहले लड़की वालों की जितनी कैपेसिटी होती थी वो देते थे, लेकिन अब क्या है, वर पक्ष बोलता नहीं हमें ये चाहिए, इतना कैश चाहिए, वो चाहिए। आज तो दहेज प्रेम से देने की वस्तु नहीं बल्कि अधिकार पूर्ण लेने की वस्तु बन गई है। मतलब अब माँ बाप प्यार से नहीं देते, अब वर पक्ष जो है उसे जबरदस्ती मांगता है। दहेज प्रथा का मूल कारण यह रहा होगा कि कन्या पति के घर जाकर गृह लक्ष्मी बने, इसीलिए उसे खाली हाथ भेजना उचित नहीं है। पर आज तो विवाह एक सौदा बनकर रह गया है, जिसमें वर पक्ष वाले अपने पुत्र की योग्यता के अनुसार कीमत तय करते हैं और मनचाहा रुपया वसूलते हैं। इसीलिए दहेज की प्रथा आज भयंकर कलंक और अभिशाप बन गई है। तो पहले क्या होता था कि भाई लड़की अगर अपने पति के घर जा रही है तो उसे जो है सभी सुख सुविधाएं प्राप्त हो, इसलिए माता पिता स्वेच्छा से सारी चीजें देते थे। लेकिन अब क्या हो गया, वर पक्ष वाले कहते हैं भाई मैंने अपने बेटे को इतना पढ़ाया, इतना किया, तो इतनी उसकी कीमत है, इतना आपको देना पड़ेगा। इतनी अच्छी पोस्ट पे इतना पैसा कमाता है तो आपको इतना पैसा, तो वो कीमत खुद डिसाइड करते हैं और जिसे जो है कन्या पक्ष से वसूलते हैं। तो इस तरीके से अब लड़की वालों की कैपेसिटी हो चाहे ना हो, उनको उतना पैसा भरना पड़ता है, चाहे कर्ज लेकर करें चाहे जैसे करें, उनको उतना पैसा वो देना पड़ता है। तो इसलिए कहा है कि ये एक भयंकर जो है कलंक बन गया है समाज के ऊपर। इसीलिए तो दहेज के अभाव में सुंदर, सुशील, गुणवती, सुशिक्षित कन्याओं का जीवन नरक बन गया है। अगर कोई, बहुत से पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो पैसा नहीं दे सकते, तो उस कंडीशन में क्या होता है, चाहे लड़की जितनी अच्छी हो वो उसका विवाह नहीं हो पाता है। इस भयंकर प्रथा के उन्मूलन के लिए लड़की और उसके माता पिता को कानून की भी सहायता लेनी चाहिए। अब हम कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले अगर कोई वर पक्ष अगर दहेज मांग रहा है तो आप जो है इसके लिए कानून की सहायता ले सकते हैं कि दहेज ना दो ना लो, भावों और अभावों में लड़के लड़कियां मिलकर इन्हें झेलें और तोलें। यानी कि अब ये चीज़ डिसाइड कर लो, ना हमें दहेज देना है ना लेना है। अब उसमें जो है जो भी चीज़ें होंगी लड़के और लड़की दोनों को समान रूप से झेलनी होंगी। शादी करो, दोनों लोग कमाओ, अगर पूरा पड़ता है तो ठीक है, नहीं है तो उन अभावों को भी झेलो। ये लड़के लड़कियों पर छोड़ देना चाहिए। वास्तव में दहेज ऐसी लानत को जड़ से खत्म करने के लिए युवाओं को एक सशक्त भूमिका निभाने की ज़रूरत है। क्या है, एक मजबूत भूमिका निभाने की ज़रूरत है, नहीं तो फिर इससे क्या होगा, समाज और भी ज़्यादा विक्षिप्त होता चला जाएगा। उन्हें समाज को यह संदेश देने की आवश्यकता है कि वह दहेज की लालसा नहीं रखते। अब लड़कों का क्या है, भाई लड़के वर पक्ष दहेज मांगता है,
तो यहाँ पर क्या होगा, पहले लड़कों को इसके लिए सामने आना होगा, उन्हें ये चीज़ बतानी होगी कि हम दहेज नहीं लेंगे, हमें इसकी कोई लालसा नहीं है। अपितु वह ऐसा जीवन साथी चाहते हैं जो पत्नी, प्रेयसी और एक मित्र के रूप में हर कदम उनका साथ दे। हमें दहेज नहीं चाहिए, मुझे एक पत्नी चाहिए, प्रेमिका चाहिए और हर हमारे जीवन के संघर्ष में वो हमारा साथ रहे, ऐसी लड़की चाहिए। सरकार भी विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से समाज में जागरूकता पैदा करे। बहुत से ऐसे कार्यक्रम हैं या एनजीओज हैं जो हैं लोगों के माइंड को वॉश कर सकती है कि नहीं, उन्हें दहेज नहीं लेना चाहिए। क्योंकि आज के युवा वर्ग को जैसा हम दिखाएंगे, सिखाएंगे और पढ़ाएंगे, वैसे ही गुणों के साथ ही जाकर हमारा भविष्य बनेगा। तो ये काम जो है पेरेंट्स का है कि हमें दहेज अगर नहीं लेना है तो ये बात हमें बच्चों को सिखानी होगी कि पैसा अपने दम पर कमाओ, ना कि किसी से मांग कर लो। ये चीज़ आपको बच्चों को सिखानी होगी। साथ ही साथ आपको भी बड़े होकर वैसे ही बनना होगा। ये नहीं कि भाई हमारा लड़का है तो हमें पैसे लेने ही लेने हैं, या हमारी लड़की है तो हमको देना पड़ेगा, इसकी तैयारी है, तो उसके लिए आप पहले से तैयार हो जाओ। अब देखते हैं दूसरा उदाहरण। देखिए क्या है यहाँ पर हमारे पास, दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। यानी कि जब हमारे पास ऐसी कोई भी ऐसा सूक्ति आती है जिसको हमें अनुच्छेद में देना है, तो सबसे पहले तो हमें सूक्ति के अर्थ के साथ शुरू करना पड़ता है, चाहे वो संकेत बिंदु में हो चाहे ना हो, सबसे पहले हमें वहीं से शुरू करना है। तो जैसे ये पंक्ति गई है, दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। यानी जब हमारे पास डाउट होता है तो हमारा कोई काम सिद्ध नहीं होता और जो हमारे पास होता है वो भी निकल जाता है। हमें मिलता तो है नहीं, जो हमारे पास रहता है वो भी निकल जाता है। तो अब इसके संकेत बिंदु देखिए यहाँ क्या है। पहला है पंक्ति का अर्थ देना है, इस पंक्ति का अर्थ आपको देना होगा। फिर उसके बाद है एक लक्ष्य में सफलता संभव है, आपको ये बताना है। जो भी आपने टारगेट किया है उसी को आप टारगेट मांगो और उसी से आपको सफलता मिलेगी। दूसरा है दो लक्ष्यों में दुविधा। जब हम दो टारगेट डिसाइड करते हैं, जैसे आपने ये डिसाइड किया कि नहीं हमें 99% जो है वो मार्क्स लाने हैं, फिर जब आप पढ़ने बैठे कुछ टाइम बाद आपको लगा कि अरे यार नहीं हो पाएगा, चलो कोई बात नहीं, अगर 90% भी आ जाते हैं तो ठीक है। तो जब आपने दो टारगेट डिसाइड किए तो वहीं पे गड़बड़ी हो गई। आपको टारगेट सिर्फ एक डिसाइड करना है, तो वही दिया है, दो लक्ष्यों से दुविधा उत्पन्न होती है, हमारे मन में डाउट्स आते हैं। फिर है दुविधा में शक्तियों का बंटवारा होता है। जब हम दो टारगेट डिसाइड कर लेते हैं तो हमारी जो अपनी कैपेसिटी है वो जो है बंटवारा होती है, वो हमें नहीं करना है। और अपना मत, एंड में आपको अपना मत देना है कि इसके बारे में आप क्या सोचते हैं। अब इसमें देखिए, चलिए सबसे पहले हम पंक्ति की जो पंक्ति है वहां से शुरू करते हैं। क्या है, दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। उक्ति का तात्पर्य है दुविधा में पड़ने से कुछ नहीं मिलता, अपितु जो पास होता है कभी कभी उसे भी गंवाने की नौबत आ जाती है। यानी कि जब हम किसी चीज़ के लिए डिसाइडेड नहीं होते हमें क्या करना है, तब हमारे लिए मुसीबत होती है, और उल्टा जो कभी कभी हमारे पास होता है वो भी चला जाता है। एक लक्ष्य से सफलता संभव है। मनुष्य को अपने जीवन में सदैव एक लक्ष्य रखना चाहिए और उसे प्राप्त करने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए, तभी उस लक्ष्य की प्राप्ति संभव है। यानी कि एक टारगेट डिसाइड कीजिए। दो लक्ष्य में दुविधा में आदमी एक निष्ठ होकर कर्तव्य निष्ठ नहीं रह पाता। यानी कि जब हमारे पास दो चीज़ें होंगी तो हमारा फोकस नहीं होगा, तब क्या होगा, जो काम हम कर रहे हैं वो डिवाइड हो जाएगा, दो जगह हो जाएगा, कर्तव्य निष्ठ नहीं रह पाएंगे हम, तो पूरे डिवोशन के साथ हम वो काम नहीं कर पाएंगे। जो व्यक्ति कभी किसी को अपना लक्ष्य बनाता है तो कभी किसी को, तो वह दुविधा में फंस जाता है। कभी हम इसको टारगेट बनाएंगे कि ठीक है आज हमें ये करना है, फिर नहीं आज हमें ये करना है, नहीं आज हमें ये करना है। आपका जब एक लक्ष्य डिसाइड नहीं होगा और बार बार हम अपने लक्ष्य यानी कि टारगेट को चेंज करते रहेंगे तो क्या होता है, परेशानी होती है, फंस जाता है, दुविधा में फंस जाता है, हम डाउट में आ जाते हैं और आखिर किस लक्ष्य की ओर जाएं ये हमें समझ नहीं आता है। एक से अधिक लक्ष्य सामने होने पर वह अपना निश्चित लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पाता। अब बहुत सारे हमने टारगेट पर डे, हम अपने टारगेट को अगर चेंज करेंगे तो क्या होगा, हमको खुद ही नहीं याद रहेगा कि हमने टारगेट क्या डिसाइड किया है ना। तो उससे क्या, उसको पता ही नहीं है कि हमें करना क्या है, हम पहले ही दुविधा में आ जाते हैं। प्रत्येक दिशा में प्रयत्न करता रहेगा, नहीं आज ये कर लेते हैं, आज वो कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, हम हमेशा ये करते रहेंगे, जिससे उसकी कार्य शक्ति और विचार शक्ति दोनों पर प्रभाव पड़ता है। दुविधा से शक्तियों का बंटवारा होने का भय हमेशा बना रहता है। लक्ष्य प्राप्ति की दुविधा में वह अपनी असफलता रूपी नदी में डूब जाता है। जब क्या होता है, बहुत सारे टारगेट हैं तो हम उसको अचीव नहीं कर पाएंगे, और फिर क्या होगा, हम जब अचीव नहीं कर पाएंगे तो हम दुविधा में ही फंसे रह जाते हैं।
निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि यदि मानव एकाग्र होगा, अपना एक लक्ष्य निर्धारित करके उसी दिशा में आगे बढ़े, तो उसे सफलता अवश्य मिलेगी। यानी कि आपको अपना एक टारगेट डिसाइड करना है और उसी पे फोकस रखना है। और ये कहावत है, दुविधा में दोनों गए माया मिली न नाम, कभी भी चरितार्थ नहीं होगी। और अगर हम एक ही टारगेट रखेंगे तो ये जो कहावत है वो हम पर कभी भी चरितार्थ नहीं होनी पाएगी, यानी कि हम इसमें कभी फंसने ही नहीं पाएंगे। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया। अनुच्छेद लिखना है, बहुत कम शब्दों के साथ में लिखना है। कम शब्द का सीधे से मतलब है कि जो भी संकेत बिंदु दिया गया है उसे पॉइंट टू पॉइंट आप समझा दीजिए। उसमें बहुत ज़्यादा एलिब्रेट करने की ज़रूरत नहीं। जितना ज़्यादा आप उस पर डिस्कस करेंगे, हमें पता है कि आप अच्छे से लिख लेते हो, लेकिन जितना ज़्यादा आप डिस्कस करेंगे आप वहीं पर फंसते चले जाएंगे, आपके वर्ड लिमिट से ऊपर चले जाओगे। तो मेन ध्यान क्या रखना है, जो भी वर्ड लिमिट है उसी के अंदर ही आपको काम करना है। जो भी चीज़ पूछी गई है कट टू कट, पॉइंट टू पॉइंट आप उसको देते जाएंगे। तो ये तो अनुच्छेद लेखन बता दिया हमने, कुछ उदाहरण बता दिए, लेकिन अनुच्छेद लेखन की प्रैक्टिस अभी बहुत ज़रूरी है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसमें हम कुछ ऐसे आपके लिए जो है अनुच्छेद लेके आएंगे जो पिछले कुछ सालों में बोर्ड्स एग्जाम्स में पूछे गए हैं। उन्हें हम लाएंगे, उन्हें आप ध्यान से देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे हम ये अनुच्छेद लेखन कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।